हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो नया हमने फ्रेश टॉपिक लिया है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या है? जेनेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो जेनेटिक्स को हमें किस तरह से पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। इसको हम पहले तीन मेन टॉपिक्स आते हैं जेनेटिक्स के। फर्स्ट, पहला जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस, जो जीन्स इनहर्ट होते हैं, उनका क्या प्रिंसिपल है। कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है ना किसी भी चीज़ का, कोई लॉ होता है कि उस बेस पे वो आगे चलता है। वेरिएशन का जो प्रिंसिपल है वो हम पढ़ेंगे, और साथ में हम पढ़ेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, जो उसने क्रॉसेस किए थे। ठीक है, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक होने वाला है, इसमें भी काफ़ी लेक्चर जो है इंक्लूड होंगे। तो पहले जो टॉपिक आता है वो ये आता है। सेकंड, फिर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर, देखो इसमें जो है मेंडल के टाइम पे कंसेप्ट नहीं था, डीएनए का कंसेप्ट नहीं था। तब जो माइक्रोस्कोप थी वो काफ़ी सिंपल होती, उतनी एडवांस नहीं होती थी। तो उसके बाद फिर जब डीएनए का पता चला, फिर उसके बाद डीएनए को जो उसमें हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, मॉलिक्यूल, क्योंकि व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में हम फिर पढ़ेंगे उसकी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो सब। ठीक है। एंड थर्ड लास्ट हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चीज पढ़नी है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और मेंडल के बारे में पढ़ना है। ओके, अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले मेंडल की बात करते हैं। मेंडल कौन था? मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। वो क्यों कहा जाता है वो भी हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मेंडल की थोड़ी लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं। मेंडल जो है 1822 में बॉर्न हुआ था। 1822 में बॉर्न हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, ये एक प्रीस्ट था। क्या था? ये एक प्रीस्ट था। इसने क्या काम किया? इसने 6 साल तक पाइजम सेटिवम, ये क्या होता है? मटर। पाइजम सेटिवम पे एक्सपेरिमेंट्स किए, रिसर्च किए 6 साल तक। ठीक है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है 1884 में। लेकिन जो भी इसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जो भी इसने रिसर्च की थी, कंडक्ट किए थे ऑन पाइजम सेटिवम पे, तो वो किसी ने कंसिडर नहीं किए, किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? आफ्टर 16 ईयर्स क्या होता है? 3 साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है ह्यूगो डी वेरीज, कोरेंस और शेनमैक। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट आते हैं 16 साल के बाद। इन्होंने जब मेंडल का वर्क देखा, उन्होंने जब उसके पेपर्स देखे, उन्होंने कहा कि मेंडल तो काफ़ी सही जा रहा था, मेंडल का वर्क काफ़ी जो है अच्छा था। तो फिर उन्होंने ये पब्लिश किया, और फिर जो है दुनिया के सामने इसका वर्क आया, और फिर देखा गया कि मतलब यही फर्स्ट, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसने किया था इसमें, जेनेटिक्स की बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो इसलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, अब हाँ, और एक चीज़ थी जो ये था, मेंडल था, ये मैथमेटिशियन था। ही वॉज नॉट ए बायोलॉजिस्ट, वो एक मैथमेटिशियन था।
और उसने जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जितना भी अपना वो रिजल्ट निकाला था, वो उसने मैथमेटिकल फॉर्म में जो है उतारा था। तो शायद इसी वजह से जो है इसका जो वर्क है वो उतना जो है कंसिडर नहीं किया गया। अब हम पढ़ते हैं वो क्या ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से इसका जो काम था, इसकी जो पेपर्स है वो रिजेक्ट किए गए। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि वो क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से इसका जो काम है वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो है स्मॉल स्केल पब्लिकेशन। उस टाइम पे क्या होता था, मतलब काफ़ी सिंपल पब्लिकेशन होती थी। तो इसने क्या काम किया, एक लोकल से पेपर में जो है अपनी जो इसने रिसर्च की थी, एक्सपेरिमेंट किए थे, इसके जो थे वो उसमें पब्लिश किए थे। तो क्या हुआ कि सिर्फ जो लोकल्स थे उन तक ही वो मैसेज पहुंचा, और वो भी मतलब अच्छे से नहीं पहुंचा, उनको भी वो चीज़ समझ नहीं आई, गले नहीं उतरी कि ये क्या लिख रहा है, बिकॉज ही वॉज अ मैथमेटिशियन, उसने अपना सारा काम मैथमेटिक्स में किया था। तो अगर उसने वो चीज़ नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश की होती तो हो सकता है इसका काम रिकॉग्नाइज हो सके। और ये मतलब टिल डेथ उसको इस चीज़ का कोई क्रेडिट नहीं मिला। आफ्टर डेथ जो है उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। ओके, ये चीज़ थी। नंबर सेकेंड, ही वॉज नॉट ए बायोलॉजिस्ट। तो जब उस टाइम के जो बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने जब देखा, बोला ये तो मैथमेटिशियन है, इसको क्या काम है बायोलॉजिस्ट के साथ, ठीक है। और उस टाइम पे एक और चीज़ थी, उस टाइम पे डार्विन की थ्योरी वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट थी। डार्विन की थ्योरी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट थी। हर कोई उसी को कभी इस एंगल से देख रहा था, कभी उस एंगल से देख रहा था, उसी में घुसे पड़े थे सब डार्विन की थ्योरी में। तो इस बेचारे का जो काम है किसी ने भी नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिशियन था तो इस चीज इसको लाइटली लिया, ठीक है। नंबर थर्ड, जो इसने वर्क किया, जो इसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने इसमें फैक्टर्स के बारे में बात की। उसने कहा कि कुछ ना कुछ तो है ऐसी चीज, कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो रेस्पॉन्सिबल है किसी कैरेक्टर को शो करने में, ठीक है। अगर उसने पी पे एक रिसर्च की कि हाँ अगर एक कलर है, इसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर तो है जो जिसकी वजह से कलर ऐसा हो रहा है, फिर यही फैक्टर जो है ये पास हो रहा है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो लोगों को, जो साइंटिस्ट हैं, उनको बिल्कुल भी इस चीज़ समझ नहीं कि व्हाट आर दीज फैक्टर्स, ठीक है। बेसिकली फैक्टर्स है क्या, क्योंकि ये एक इमेजिनरी चीज़ थी। मेंडल जो था वो एक इमेजिनरी चीज़ बता रहा था जो कि कोई कंक्रीट चीज़ नहीं थी। बाद में वो पता चला कि वो चीज़ क्या थी, वो डीएनए थी। ओके, डीएनए ही पास होता है, फैक्टर वो सही जा रहा था, लेकिन उस टाइम पे उतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, उतने माइक्रोस्कोप नहीं थे जिससे पता चले कि बेसिकली है क्या। बट इतना वो सही जा रहा था कि कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो है विच आर रेस्पॉन्सिबल, जो रेस्पॉन्सिबल है इन कैरेक्टर्स को क्रिएट करने में, और यही जो फैक्टर्स हैं ये इनहर्ट होते हैं। ओके, तो वो चीज़ उस टाइम नहीं समझ आई कि क्या फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स, ये सारी इमेजिनरी चीज़ें हैं, तो वहीं पे इसका काम रद्द कर दिया गया। ओके, ये थे कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से इसका जो काम है कंसिडर नहीं किया। अब जब आफ्टर 16 ईयर्स जो ये 3 साइंटिस्ट आए, इन्होंने कैसे इसका जो वर्क है उसमें कैसे सक्सेस मिली, ठीक, फिर बाद में कैसे सक्सेसफुल रहा, वो हम रीजंस पढ़ते हैं। ओके, जब आफ्टर 16 ईयर्स उन 3 साइट्स ने देखा तो क्यों वो सक्सेस था, क्यों ये सही था, वो इसलिए था क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने चूज किए थे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग का क्या मतलब है, कंट्रास्टिंग का मतलब है अगर एक कैरेक्टर टॉल है तो दूसरा शॉर्ट है। ओके, अगर एक का कलर एक है दूसरा कलर दूसरा है, अगर जो है पी है, मान लो पी है, वो इस तरह से इन्फ्लेटेड, आपने मटर देखे होंगे, कुछ मटर मतलब ज़्यादातर मटर इन्फ्लेटेड होते हैं, ऐसे फूले हुए होते हैं, कुछ जो होते हैं बिल्कुल रिंकल्स जैसे होते हैं, इस तरह से पॉड्स में बने होते हैं ना, इस तरह से, ऐसे वो बूढ़े मटर जैसे। तो ये तो बिल्कुल कंट्रास्ट था, टॉल था शॉर्ट था, ठीक है, इन्फ्लेटेड था रिंकल था, पॉड्स में थे। तो इससे क्या उसको पता चल जाता था कि जब दूसरी जनरेशन में वो चीज़ आती थी, हाँ इस टाइम पे ये टॉल आया, इस टाइम पे ये कैरेक्टर आया, तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो उसने चूज किए तो कहीं ना कहीं ये भी उसके सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक है। नंबर सेकंड इज उसने ह्यूज सैम्पलिंग की थी। क्या की थी? ह्यूज सैम्पलिंग।
लार्ज सैम्पलिंग की थी। देखो सैम्पलिंग क्या होता है, अगर हमें मान लो एक पॉपुलेशन है, वहाँ पे एक सर्वे करनी है, हमें देखना है कि यहाँ पे कितने मैन हैं और कितने वुमेन हैं। तो अगर हम 50 का सर्वे करते हैं तो 50 में से हो सकता है 30 हमें मैन मिले और 20 वुमेन मिले। लेकिन अगर हम इस स्केल को थोड़ा बढ़ाएं, अगर हम इस स्केल को 100 तक करें, 500 तक करें, 1000 तक करें, तो हमारी जो सर्वे है वो एक्यूरेट की तरफ जाएगी, हमारी जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी अच्छे आएंगे। क्योंकि 50 में हमें नहीं पता चलेगा, हो सकता है 100 में 50-50 हो, फिर 500 में 400 इस तरह से हो, 200 300 इस तरह से हो, 1000 में हो 600 400, तो अलग अलग हमें रिजल्ट्स आएंगे। तो जितने ज़्यादा सैम्पल्स, जितना बड़ा सैम्पल होगा उतना हमारे रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो इसने काफ़ी ज़्यादा सैम्पलिंग की, बहुत, क्योंकि वो बेसिकली क्या था, वो एक प्रीस्ट था और उसकी जो उसका जो प्रीमाइसिस था वो उसके अंडर था, उसको वो देखभाल करनी थी। तो उसी चर्च के साथ में एक जगह थी, एक खेत था, वहाँ पे मटर उग रहे थे। तो इसका काफ़ी क्रिएटिव माइंड था, साइंटिफिक माइंड था, तो ये वहाँ गया, इसने वहाँ पे स्टडी करना स्टार्ट कर। तो आपको पता है ये मटर जो है कितने क्वांटिटी में बनते हैं, तो इसकी सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा थी। तो यही रीज़न था इसकी सक्सेस का, ठीक है। नंबर थर्ड इज जो डाटा इसने बनाया था वो इसने मैथमेटिकल फॉर्म में बनाया था। बेशक ये बायोलॉजिस्ट नहीं था, ये मैथमेटिशियन था, लेकिन मैथमेटिक्स के तौर तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में इस तरह से बनाया कि वो इजीली समझ आ रहा था। मतलब जो साइंटिस्ट आगे थे वो भी मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं उनको बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि क्या लिख रहा है ये। तो इस तरह से बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में इसने लिखा था, मैथमेटिकल वे में, कि काफ़ी अच्छे से उसने वो लिखा हुआ था, जिससे जो चीज़ें हैं समझ आ रही थी। और जो इसमें लिंक जीन्स नहीं थे, अगर इसमें जो इसने रिजल्ट तैयार किए थे, अगर उसमें लिंक जीन्स होते तो शायद इसका रिजल्ट ऐसा नहीं आता जैसा इसका आ रहा था। फिर उस टाइम क्योंकि जो रेशियो उसको आ रहा था बिल्कुल एक्यूरेट रेशियो आ रहा था, इस तरह से बिल्कुल। लेकिन लिंकेज जीन्स अगर लिंक जीन्स होते तो रेशियो वैसे नहीं आते और ये कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि उस टाइम इतना पता नहीं था लिंक जीन्स का क्या है। तो ही वॉज क्वाइट लकी कि उस टाइम पे ये लिंक जीन्स को फेस नहीं करने पड़ेगा। लिंक जीन्स होते तो रेशियो इधर उधर का आता और वो कंफ्यूज। ओके, ये हो गया वो चीज़ें, वो फैक्टर्स जिसकी वजह से इसको सक्सेस मिली। अब उसने पी ही कोई चूज़ क्यों किया? मैंने आपको पहले बताया कि वो एक प्रीस्ट था, उसके सराउंडिंग में प्रीमाइस में मटर उग रहे थे, तो वो गया तो वहाँ पे उसने स्टडी कंडक्ट की। दूसरा, पी में सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है अगर एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ही जो है एंथर और स्टिग्मा जो है आपस में, वो जो एंथर से जो पोलन ग्रेन्स आएंगे वो फ्यूज हो जाएंगे, वो मतलब स्टिग्मा पे आएंगे और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो है वो, हम दूसरा टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कभी पढ़ाएंगे क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। उसमें एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाता है पोलन ग्रेन्स और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो पी में ये सब चीज़ थी। और एक चीज़ ये थी कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट में जो है मटर बनते थे, सीड्स बहुत ज़्यादा थे, सैंपल बहुत ज़्यादा था, इस वजह से भी। और इनका जो टाइम पीरियड था, मतलब इनका जो लाइफ स्पैन था काफ़ी शॉर्ट था, 2 to 3 वीक्स था इनका लाइफ स्पैन, जिसकी वजह से अगर मान लो इसको, क्योंकि वो काफ़ी जनरेशन्स का रिजल्ट बनाना पड़ता था। अगर ऐसा कोई होता प्लांट जिसका जो साल के बाद मतलब जो है मतलब साल तक वो क्रॉप रहता, लेकिन ये इसकी जो लाइफ स्पैन थी कितनी थी, 2 to 3 वीक्स। तो 2 to 3 वीक्स की वजह से उसके बाद दूसरी जनरेशन आती, फिर दूसरी, तो ये जल्दी जो होता है उससे भी इसने पी को चूज़ किया। ओके, और पी में काफ़ी एक अच्छी चीज़ ये थी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को मिले उसको, जैसे टॉल मिला, शॉर्ट मिला, उसको डार्क पर्पल, लाइट पर्पल मिला, उसको मैंने आपको बताया वो जो सीड्स हैं उसके राउंड, आपने खुद देखेंगे मटर के कुछ सीड राउंड होते हैं, कुछ रिंकल्ड होते हैं, ठीक है। तो फिर इसने कहा कि कुछ जैसे अगर एक कैरेक्टर है टॉल है, दूसरा शॉर्ट है, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर था, ये रिसेसिव। डोमिनेंट होता है जो शो होता है, ठीक है, रिसेसिव होता है जो शो नहीं होता है। हो सकता है किसी और जनरेशन में शो हो जाए।
तो टॉल जो है वो डोमिनेंट था, जैसे डार्क था, डार्क पर्पल वो डोमिनेंट कलर था, लाइट पर्पल ये था। तो राउंड में जो था सीड वो डोमिनेंट था, रिंकल्ड में था, ठीक है। और इन्फ्लेटेड जो मैंने बताया इस तरह से मटर था, और इस तरह से जो मटर था ये रिसेसिव था। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इसको कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिले, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ थी। और क्या वजह थी जो इसने पी को सिलेक्ट किया था, वो ये थी कि पी जो है सीड डॉर्मेंसी नहीं दिखाता। सीड डॉर्मेंसी क्या होता है कि जब सीड बनता है तो आप उसको उसी टाइम पे, जैसे एप्पल का सीड है, एप्पल का सीड अगर होगा आप उसको उसी टाइम पे सो नहीं कर सकते हो। वो क्यों? क्योंकि उस टाइम डॉर्मेंट होता है, वो उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो जर्मिनेट नहीं हो पाता, ठीक है। डॉर्मेंसी एक रेस्टिंग पीरियड है कि आप इसको रेस्ट दे दो काफ़ी टाइम तक, जिसके बाद जो सीड है सीड विल बी एबल टू जर्मिनेट, ठीक है, उसके बाद ही जर्मिनेट। लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं है, मतलब इसमें डॉर्मेंसी वगैरह कुछ नहीं थी, काफ़ी सिंपल इजी जो था ये प्लांट जो है लकीली मेंडल को मिला। ना इसमें डॉर्मेंसी थी, ना इसमें शॉर्ट लाइफ स्पैन था, इसकी जो क्वांटिटी वो भी ज़्यादा थी सीड्स की, सैम्पलिंग भी बहुत ज़्यादा थी, और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी ज़्यादा थे। तो मेंडल ने पी को इसलिए चूज़ किया। ओके, तो ये पहला लेक्चर है जेनेटिक्स का, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारा जो पहला टॉपिक है दिस इनहेरिटेंस, दिस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो अभी हमने प्रिंसिपल नहीं पढ़े, अभी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि मेंडल कौन था, मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, एक ब्रीफ बताया। तो जो आगे लेक्चर आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट जो एक्सपेरिमेंट्स इसने किए, जो क्रॉसेस इसने किए, वो क्रॉसेस क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो इंशाल्लाह हम इसके आगे जो लेक्चर होगा वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। तो मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी जो जेनेटिक्स की, तो इसमें काफ़ी लेक्चर आएंगे, आई थिंक 20 से 20 to 30, 25-30 इतने लेक्चर आ जाएंगे जेनेटिक्स में। तो मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें सारे जो लेक्चर है उसमें अवेलेबल होंगे। ओके, सो थैंक्स।